हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसे कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स या एसडीआर। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को हम आहरण विशेष आहरण अधिकार के नाम से जानते हैं। ये क्या है, एसडीआर क्या है, क्या ये करेंसी है, कैसे इसका निर्धारण होता है, कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एसडीआर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आईएमएफ में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी। वहाँ पर ये कि इस तरह के किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की जाए, ये जो आइडिया था 1944 में जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें उत्पन्न हुआ था, उसमें आया था। और इस आइडिया के प्रोपोगेटर कौन थे? हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेनार्ड केन्स। इसीलिए हमेशा हम लोग इकोनॉमिक्स में कभी राज्य स्तर पर कभी राष्ट्र स्तर पर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। कभी भी देश के या विश्व के विकास से संबंधित कोई भी एक यूनिक आइडिया आ सकता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए योजनाएं बन सकती हैं। नहीं भी है तो भी कॉन्फ्रेंसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ न्यू नॉलेज, अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द people who do not read much and who are not much enthusiastic about personal reading, so they can get much information from these conferences. तो ये तो था कि आईएमएफ क्या है, आईएमएफ कब स्थापित हुआ। एट प्रेजेंट आईएमएफ के 189 जो देश हैं वो आईएमएफ की सदस्यता हासिल कर चुके हैं। भारत आईएमएफ का फाउंडर मेंबर कहें या शुरू से ही 1945 से ही इसका सदस्य है। अब आइए, जब हम आईएमएफ की सदस्यता हासिल करते हैं, हमें किसी भी देश का सदस्य बनने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनने के लिए कुछ उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना फंड के तो नहीं चलता है। अब वो फंड या कोटा जो आपको वहां पर डिपॉजिट करना है उसका क्या आकार होगा, उसके निर्धारण के क्या तरीके हैं जिससे हर कंट्री का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, इक्वल हो, कोई भी अंडर रिप्रेजेंटेड ना रहे, कोई ओवर रिप्रेजेंटेड ना रहे। इसलिए व्हेन ए कंट्री ज्वाइंस द आईएमएफ, जब कोई भी देश आईएमएफ को ज्वाइन करता है तो उसको इनिशियल कोटा, एक प्रारंभिक अभ्यंश जो है उसका निर्धारण किया जाता है। ये क्या होता है? इनिशियल कोटा इन द सेम रेंज, उसी रेंज में होगा जिसमें उस समय के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं और जिनकी इकोनॉमीज ब्रॉडली कंपेरेबल हैं और एक सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्रॉडली कंपेरेबल जैसे इंडिया, चाइना ब्रॉडली कंपेरेबल हैं, रशिया है। तो ऐसे सदस्य देश इसमें होते हैं और उनको एक कोटा, जिस समय वो ज्वाइन करते हैं उनकी इकोनॉमी के आधार पर उनको एक इनिशियल कोटा असाइन किया जाता है जिससे उनको आईएमएफ में डिपॉजिट करना पड़ता है, तब वो उसकी सदस्यता हासिल करते हैं। IMF uses a quota formula to help assess a member's relative position. अब वो इनिशियल कोटा सबके लिए फिक्स नहीं होता है कि अमेरिका को भी उतना ही देना या उनका देना, उसका एक फॉर्मूला है जिससे आप अपने इकोनॉमिक साइज के आधार पर आपका वो अभ्यंश निर्धारित होगा जो एसडीआर में अभिव्यक्त किया जाता है और वो आपको डिपॉजिट करना है। ये कौन सा फॉर्मूला है ये इसे देखते हैं। जो इस समय करंट कोटा फॉर्मूला है उसमें वेटेड एवरेज ऑफ वेट, पहले उसको वेट असाइन किया जाएगा, जिस भी वेरिएबल्स को लिया गया उनको वेट दिए गए हैं, फिर उन वेटेड सम किया जाता है, फिर उनका एवरेज निकाला जाता है। इसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज ऑफ जीडीपी। जो कंट्री मेंबर बनने जा रहा है उस देश का जीडीपी कितना है, उस जीडीपी को 50% वेट दिया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा वेट आपके जीडीपी का होगा। ओपननेस, आपकी इकोनॉमी में
ओपननेस कितनी है, हाउ लिबरल, हाउ ग्लोबलाइज योर इकोनॉमी इज, मीन्स कि आप कितना आप जीडीपी के परसेंटेज के रूप में आपके यहाँ जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसका क्या रेशियो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये कितना परसेंटेज है आपके जीडीपी में कि आप इस परसेंटेज को जितना ये मतलब आपकी इकोनॉमी ओपननेस है उसको, उस रेशियो को 30% वेटेज दिया गया है, ठीक है। कि आप 5 सालों के अंदर इसमें क्या देखा जाता है कि 5 सालों में आपने कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और गुड्स एंड सर्विसेज में जो पेमेंट्स है रिसीव्स उसका वॉल्यूम क्या रहा, फिर उसका एवरेज निकाला जाता है, उस एवरेज को 30% वेट दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी में ये देखा जाता है कि आपके देश में कितनी करंट रिसीव्ट्स हैं इन फॉरेन करेंसी, मीन्स नेट रिसीव्ट्स, जैसे आपके करंट अकाउंट में है आपने कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है, कितना आपने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अदर कंट्रीज में कर रखा है उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, प्लस जो नेट इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट से आपको नेट इनवर्ड फ्लो नेट हो रहा है, वो देखना है कि भाई आपके यहाँ से जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने विदेशों में भी निवेश किया, वो चला गया हमारा क्रेडिट, वो सॉरी बाहर चला गया, उसको डेबिट अकाउंट में आ गया, जो विदेशी निवेशक हमारे यहाँ से आए वो क्रेडिट अकाउंट में हो गया। तो इसको हमें नेट देखना है कि जो गया और जो आया माइनस प्लस करना है, नहीं तो ऐसे तो बहुत इनवर्ड फ्लो दिखाई देने लगेगा। तो नेट इनवर्ड फ्लो कितना है, आउटवर्ड माइनस इनवर्ड माइनस आउटवर्ड, तो नेट इनवर्ड फ्लो देखना है कि कितनी हम ये जो इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है ये देखा जाता है 13 ईयर्स का, इसका रिकॉर्ड देखा जाता है। फिर उन 13 ईयर्स के पीरियड में 3 ईयर्स का मूविंग एवरेज लिया जाएगा। फिर उस 3 ईयर्स के मूविंग एवरेज के बाद उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाता है कि जो एवरेज है उससे कितना डेविएशन हो रहा है, उस डेविएशन को 15% वेट दिया गया है, ठीक है। आपके कंट्री के इंटरनेशनल रिजर्व्स कितने हैं, यानी कि जो फॉरेन कैपिटल में आपने रिजर्व रखा है फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, चाहे वो आपके कंट्री में हो या आपने अदर कंट्रीज में डिपॉजिट कर रखा हो ड्यू टू द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स, वो रिजर्व्स चाहे वो गोल्ड के रूप में हो, एसडीआर के रूप में हो या फॉरेन करेंसी के रूप में हो, उन रिजर्व्स को 5% वेट दिया गया है, ठीक है। जब हम जीडीपी को वेट देते हैं 50%, तो चूंकि जो एग्रीकल्चरल और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वहां पर जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं जनरली उनके प्राइसेस बहुत कम होते हैं, और जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको बैलेंस करने के लिए जब हम जीडीपी को वेट देते हैं तो जीडीपी की गणना करते समय हम उसमें उसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो जीडीपी का जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट एक्सचेंज रेट है उसकी हम वैल्यू निकालते हैं और उसको हमने 60% वेट दिया है, ठीक है। सपोज करिए हमने सुविधा के लिए आपको एग्जाम्पल एक समझाने के लिए मान लिया कि इकोनॉमी में एट ए टाइम मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, एक 1 kg मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है। वो जो मस्टर्ड ऑयल है हमारे देश में 100 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है। अब हमने उसको 60% वेट दिया तो वो 60 रुपए का मान लिया गया हमारे यहाँ, ठीक है। वही मस्टर्ड ऑयल अमेरिका में 700 रुपीज में बिकता है, कारण कि यहाँ से अगर वहां जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, प्लस वहां पर चूंकि लोग बहुत कम है तो उनकी वेजेस बहुत हाई हैं। हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा है इसलिए वेजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आई है। और दूसरी वो जो मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन है वगैरह वगैरह, अब मान वहां पे 700 में बिक रहा है तो उस 700 को हमने 40% वेट दिया तो कितने का हो गया, जो मस्टर्ड ऑयल है अगर उसको हम 40% वेट दे रहे हैं जो 700 में बिक रहा है तो ये कितना हुआ 280 का। तो 280 प्लस जो हमने डोमेस्टिक मार्केट एक्सचेंज रखा उसको 60 दिया, तो 280 प्लस 60 यानी कि 340
रुपए की हमारी इकोनॉमी, हमारा जीडीपी हुआ। अगर हम एक वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये जो डिफरेंसेस हैं उनको वाइप आउट करने के लिए ये दो श्रेणी में कर उस परचेज, इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के लिए उसको 40% वेट दिया गया वहां के प्राइसेस को, और यहाँ के प्राइसेस को 60% वेट दिया गया, और दोनों का जो हमने ब्लेंड करा तो वो हुआ 340, यानी कि ना हम 100 के हैं ना हम 700 के, हमें 340 हमारी इकोनॉमी जीडीपी का साइज दिया गया। अब उस 340 को हम 50% वेट दे रहे हैं, यानी कि 150 रुपए का जीडीपी का जो हमारा कोटा जीडीपी के आधार पर निर्धारित होगा वो यहाँ पर 150 रुपए होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको अभी चारों चीजें एक्सप्लेन कर दी है। ब्लेंडेड जीडीपी, वेरिएबिलिटी है ना, दिस मेजर द वॉलेटिलिटी ऑफ करेंट रिसीप्ट्स, volatility of current receipts, for example earnings from the exports of goods and services as well as receipts from foreign exchange and net capital flows to an economy. The data series used is derived by a 3-year moving average over a 13-year period and the variability is measured by the standard deviation of time series. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ओपननेस भी बता दिया। दिस मेजर्स हाउ ओपन एन इकोनॉमी इज टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज। It is based on the annual average of the sum of current payments and current receipts for a 5-year period. International reserves भी मैंने आपको बता दिया। This measures the average stock of international reserves held by a country. It is based on the 12-month average over 1 year of official reserve. इसमें पूरे एक साल में, इसमें एक साल देखिए, इस ओपननेस में हम 5 ईयर्स देखते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी में हम 13 ईयर्स का 3 ईयर्स के आधार पर मूविंग एवरेज निकालते हैं, जीडीपी एनुअल होता है, और इंटरनेशनल रिजर्व्स में हम पर मंथ एक तरह से मंथली एवरेज देखते हैं विद इन ए ईयर। ठीक है, दिस एवरेज स्टॉक ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स हेल्ड बाय ए कंट्री, इट इज बेस्ड ऑन द 12 मंथ एवरेज, यानी कि मंथली, इसमें मंथली एवरेज हम देख रहे हैं, 1 ईयर को का मंथली एवरेज। ठीक हो गया, तो इंटरनेशनल रिजर्व्स में सब मंथली, जीडीपी एनुअल, ओपननेस 5 ईयर्स का हो गया, और वेरिएबिलिटी 13 ईयर्स के आधार पर देखी जाती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इसमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, एसटीआर होल्डिंग्स, रिजर्व पोजीशन इन द फंड एंड मॉनेटरी कोड। ठीक है, ये जो कोटा निर्धारित हुआ इतने पर, ये सारा क्या हुआ आपका, चाहे हमने डॉलर में बनाया इसे या रुपए में हमने सारी इसकी वैल्यू निकाली, या इसको हमने डॉलर में हम कन्वर्ट करते गए, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो आपकी फॉरेन करेंसी में हो रहा है, जो इंटरनेशनल रिजर्व है वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, जो वेरिएबिलिटी है वो हम फॉरेन करेंसी में ही देख रहे हैं। तो हमने जीडीपी की भी जो वैल्यू उसे भी हमने डॉलर में कन्वर्ट करके निकाल लिया वहां। ये जो कोटा बना आपका, इसे हम कहते हैं एसडीआर कोटा, कि इतने करोड़ या इतने डॉलर आपको जमा करने हैं, जिसको हम डॉलर ना कह के कहेंगे इतना एसडीआर आपको जमा करना है। ठीक है, वैल्यू हम डॉलर्स में मेजर कर रहे हैं, लेकिन वो जो कोटा निकलेगा उसको हम टर्म देंगे एसडीआर, क्योंकि जो आप वो वैल्यू डिपॉजिट करने जा रहे हैं डॉलर टर्म्स में, जो कोटा आपको डिनोमिनेट किया गया है, वो ही जो आपका डिपॉजिट है वही आपके स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं। अब हम एसडीआर के बारे में भी बात अभी करेंगे, आखिर में से डॉलर ना कह के एसडीआर क्यों कह रहे हैं, तो ये भी आपको समझाया जाएगा। तो वो जो कोटा हमने देख लिया कैसे हमारा फिक्स होता है। एक हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक टेंटेटिव न्यूमेरिक एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पर कोई गलती हो जाए तो उससे वो मत करिएगा, आप अपने ब्रेन में इस एग्जाम्पल को और रिफाइन कर सकते हैं। सपोज करिए हमारा जीडीपी किसी ईयर में $1600 का है, सपोज करिए $1600 उसकी वैल्यू है, आप चाहे उसे ट्रिलियन कह लो, बिलियन कह लो, मिलियन कह लो, मैं उसमें नहीं इस समय आपको उलझा रही हूँ क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, तो हम इसको बहुत नीट एंड क्लीन बना रहे हैं। $1600 है मान लीजिए, तो इसको हमने 50% वेटेज दिया, तो ये क्या हुआ 0.5, यानी कि $800 हमारा कोटा जीडीपी के आधार पर $800 फिक्स हुआ। ओपननेस है मान लीजिए 500 का
$500 का जो एवरेज आया 5 ईयर का कि हम इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट और पेमेंट एंड रिसिप्ट करते हैं, उसको हमने 500 मान लिया जो एवरेज, ठीक है। इसको वेटेज है 30%, तो ये हो गया 150। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी में जो डेविएशन आया वो $100 का आया, चाहे से करोड़ को जो भी कहो, तो उसको हमने 100 मान लिया। ये हो गया 0.15, तो 15 हो गया, ठीक है, $15। अब जो इंटरनेशनल रिजर्व्स है उसको हमने, उसका मंथली एवरेज हमने मान लिया 700, ठीक है, चाहे जितना भी आर्बिट्रेरी है, मंथली एवरेज 700, तो ये 0.5 है, ठीक है। ये हो गया $35। अब इनको यदि आप इनकी वैल्यू करो तो ये होगी $1000, ठीक है। तो हमारा जो टोटल कोटा डिटरमिन हुआ वो क्या हुआ, $1000। अब इस $1000 ये क्या है, 1000 SDR हमको डिपॉजिट करने हैं, ठीक है, इन डॉलर टर्म्स। $1000 को का जो 25% है वो तो हमको इंटरनेशनल करेंसी में यूज करना है। वो इंटरनेशनल करेंसी कौन है, जिसे IMF बास्केट ऑफ करेंसीज कहता है, उसमें 5 करेंसीज शामिल हैं, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज रिनमिनबी, डॉलर एंड पाउंड। इन 5 करेंसीज की एक बास्केट है जिसके आधार पर SDR कंप्यूट किया जाता है। तो जो 1000 जो कोटा डिटरमिन हुआ है, इसका 25% आपको इन फॉरेन करेंसीज में किसी एक में या इनके ब्लेंड में किसी में भी जमा कर देना है। 75% आपको अपनी ओन करेंसी में डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो यानी कि $250 तो हमको डॉलर में हमने डिपॉजिट किए, बाकी जो $750 हैं उसको हमने रुपए में कन्वर्ट किया। अब मान लीजिए $1 बराबर 50 INR इंडियन करेंसी है, तो $750 कितने हुए, 40 to 500 INR। तो ये जो है आपका 1000 का जो SDR आपने डिपॉजिट किया, उसको इस तरीके से आपको डिपॉजिट करना है। तो ये आपका कोटा बन गया। तो ये जो 1000 SDR, अभी SDR पे हम आते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब डॉलर है तो SDR क्यों कह रहे हैं, क्योंकि SDR की वैल्यू डॉलर से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए SDR की गणना अलग तरीके, SDR की गणना ये जो 5 करेंसी बास्केट ऑफ करेंसी है, इन 5 करेंसीज को की वैल्यू के आधार पर निकाली जाती है, उनका एवरेज होता है। तो वो $1 की तुलना में कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं टोटल कोटा क्या है, 1000 SDR। हो सकता है वो $1000 से ज्यादा डिपॉजिट करना पड़े या $1000 से कम डिपॉजिट करना पड़े। उसका जो डिवीजन है वो ये है कि 25% इन SDR एंड 75% इन ओन करेंसी। तो ये तो आपको एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल से मैंने से बताया। अब यही जो कोटा है इसी को हम स्पेशल ड्राइंग राइट या SDR के रूप में डिनोमिनेट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रुपए है, भाई जो आम जनता क्या कहती है, ला इतने पैसे दे दे, उतने पैसे दे दे, जबकि हमारी उस मुद्रा का नाम जो हम फॉरेन करेंसी में यूज करते हैं INR, इंडियन नेशनल रुपी, ठीक, इंडियन रुपी है ना, INR। तो वो एक नाम है, स्पेशल ड्राइंग राइट SDR, क्योंकि SDR क्या है, तो डॉलर से कम या ज्यादा भी हो सकता है। उसको गणना करने के लिए 5 करेंसीज की जो डॉलर की वैल्यू है, इक्विवेलेंट डॉलर वैल्यू, उसका एवरेज निकाला जाता है। वो एवरेज $1 से ज्यादा भी होगा या कम भी हो सकता है। तो अब ये जो रोल क्या है, इस कोटा जो निर्धारित हो गया, हमने IMF में डिपॉजिट भी कर दिया, अब इसका फायदा क्या है, इसके फायदे क्या है, रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। Quotas determine the maximum amount of financial resources a member is obliged to provide to the IMF। ये जो कोटा आपका निकला है, ये मैक्सिमम अमाउंट है जो आपको इनिशियल लेवल पर जमा करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम इससे ज्यादा नहीं जमा करते, तो उसकी भी बात आएगी बाद में, लेकिन इनिशियल लेवल पर आपको यही जमा करना है, ठीक। वोटिंग पावर, इस कोटा के आधार पर अब आपका जितना कोटा है, आप वहां पर मेंबर बन गए, तो मेंबर बनने के बाद हर एक कंट्री को बेसिक वोट्स दिए जाते हैं। जो वहां की जो भी जनरल मीटिंग है, कोई भी डिसीजन है, तो हर व्यक्ति को वोटिंग करने का अधिकार होता है। तो हर कंट्री के पास 250 जो बेसिक वोट्स होते हैं वो सबको बराबर दिए जाते हैं।
उसके बाद जो वोट का एडिशन होगा वो 1 लाख SDR पर एक वोट मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि $1 लाख के आसपास आप, अगर आपका अभ्यंश इतना ज्यादा है कि उसके आधार पर आपको एक वोट और मिलता जाएगा, ठीक है। Quotas are a key determinant of the voting power in IMF decisions. Vote comprise 1 vote per SDR, 1 lakh of quota, ठीक है, plus basic votes. Access to financing. The maximum amount of financing a member can obtain from the IMF under normal access is based on its quota. आप जैसे हम बैंक में जितना पैसा जमा करते हैं सामान्य स्थितियों में हम उतना ही निकाल सकते हैं। वो जो लोन वगैरह की सुविधा वो असामान्य है, वो स्पेशल कंडीशंस है। जो नॉर्मल कंडीशन है वो यही है कि हमने जितना डिपॉजिट किया उससे हम उतना निकाल सकते हैं। इसी तरह IMF में हमने अपना जितना कोटा, अब ये जो SDR रूपी कोटा है इसको हम वहां पर क्या कहते हैं, जितनी हमारी होल्डिंग है उतना ही हमारा एलोकेशन होगा, उतना ही हम वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। कोटाज डिटरमिन ए मेंबर्स शेयर इन ए जनरल एलोकेशन ऑफ SDR, ठीक है। जो कोटा है वही जनरल एलोकेशन में, वो जो आपका शेयर है जनरल एलोकेशन में वो इक्वल हो जाता है, यानी कि जो होल्डिंग्स हैं इक्वल टू एलोकेशन हो जाती है। एलोकेशन मतलब आपकी जो विड्रॉल पावर है वो उतनी ही होगी। अब आइए कि SDR क्या है। अभी तक तो हमने कोटा क्या है, कोटे का फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद उसको कोटा होने पे हमें क्या क्या मिलता है, जैसे हमें वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, हमें वहां से हम उतना, अब आप कहोगे भाई जब हम उतने ही जमा कर रहे उतने निकाल पा रहे हैं तो उससे क्या फायदा है, उसकी भी आगे बात होगी कि फायदे क्या क्या हैं IMF का मेंबर बनकर और IMF में डिपॉजिट करता। SDR क्या है, ये कोई करेंसी नहीं है, ये यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। SDR रूपी कोई मुद्रा नहीं छपती है। SDR क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट, इसके रूप में हम गणना करते हैं इतने SDR और ये और वो, ठीक है। SDR क्या है, एक यूनिट ऑफ अकाउंट अंडर ए बास्केट ऑफ करेंसीज, सॉरी कैलकुलेटेड आउट ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज। जो बास्केट ऑफ करेंसी है IMF की, उसमें इस समय 5 करेंसीज को शामिल किया गया है। वो 5 करेंसी कौन सी हैं, US डॉलर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर, यूरो जो आपकी यूरोपियन यूनियन है उसका यूरो, जैपनीज येन, ब्रिटिश पाउंड, जैपनीज येन और हमारा R ऐसे ही बनाया गया, R को भी ऐसे ऐसे करा गया, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रेनमिनबी को 2015 में इसको कहा गया था कि इसे भी आप IMF की मुद्रा में शामिल करें, लेकिन उसको 2015 में रिजेक्ट कर दिया गया था। अब अक्टूबर 2016 में इसे भी शामिल किया गया। अब इन मुद्राओं को क्यों शामिल किया जाता है, इन मुद्राओं को शामिल किया जाता है इनकी इंटरनेशनल जो वैल्यू के आधार पर। इन मुद्राओं में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा जिनकी पीक पे डिमांड होती है। जैसे मान लो एक मेरिट लिस्ट बना दी तो ऊपर से हमने 5 बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए, तो वो ये है, ठीक है। मतलब ये दिखाता है कि जिनकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा ओपन है। ओपननेस एक तरह से इसका एक मेजरमेंट हो सकता है। ओपननेस मतलब जिनका ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड में बहुत ज्यादा शेयर है, तो उन्हीं मुद्राओं की डिमांड होगी, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए हो चाहे इम्पोर्ट के लिए हो। भाई किसी का एक्सपोर्ट है तो किसी के लिए इम्पोर्ट है, वो तो फिगर आउट साथ साथ चलते रहता है। तो ये 5 करेंसीज हैं। अब इनको भी वेटेज दिया गया है। भाई सबसे ज्यादा वेट US डॉलर का है 42%, मतलब हर एक की मुद्रा का जो औसत वैल्यू वो उस तरह से नहीं निकाल के 42% इनको वेटेज है। इनकी मुद्रा का वेटेज 30% है, जैपनीज का 8, ब्रिटिश पाउंड का 8% वेटेज है और चाइनीज रेनमिनबी का 11% वेटेज है। कुल वेटेज कितना हो गया, ये 100 हो गया। 8, 8, 16, 21 एंड 52 और 42 94 हो रहा है। 16 नहीं सही, 8, 8, 16 और 11, 27, 58 और 58, 42, 100%। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, ये हो गया 100%। अब आइए कि SDR की गणना
कैसे, SDR का जो गणना होती है, जो उसका मूल्यांकन होता है पर डे होता है, पर डे, पर आवर, राइट। और जो, चलिए अभी यहीं पे बात चलते हैं, SDR की गणना पर डे होती है। कहाँ पर होती है? जो आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड है वहां पर इसका इंडेक्सिंग होती रहती है पर आवर। मान लीजिए 12 घंटे बैंक ऑफ इंग्लैंड के थ्रू मुद्राओं का आदान प्रदान इंटरनेशनल मार्केट में होता है, तो हर घंटे उसका वैल्यूएशन होता है। अब वो वैल्यूएशन कैसे होता है? ये क्या है? करेंसी अमाउंट अंडर रूल 0.1, ये डैश को पॉइंट समझिएगा, 0.1, अर्थात जो सबसे यूनिट का लोएस्ट यूनिट है वो क्या है? एक इकाई है, मान लीजिए उसकी जो सबसे लोएस्ट यूनिट होगी 0.1 होगी, है ना, फिर 0.2, 0.9, फिर 10 करके वो 1 बनता है। तो लोएस्ट यूनिट पे उस करेंसी का क्या मूल्य है? तो डॉलर का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो 0.1 पर, ठीक है, 0.1 डॉलर पे आपकी कितनी करेंसी का रेशियो क्या है? जैसे हम कहते हैं ना $1 बराबर कितने रुपया, तो यहाँ है 0.1 डॉलर बराबर कितने चाइनीज युआन, कितना यूरो, कितना जापानीज येन, कितना यूके पाउंड एंड कितना US डॉलर। ठीक हो गया? अब यहां पर इसके बाद ये तो हुआ 0.1 के आधार पर, फिर इसका डॉलर इक्विवेलेंट निकाला गया, $1 इज इक्वल टू, ठीक है, कि $1 इज, ये चूंकि हर घंटे और या इनका भैया हर मिनट चेंज होता हो, ये मेरे को अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। जैसे ही ट्रेड होता है, जो भी उनके वो बनाया गया होगा उसको फिर ये क्या करते हैं, US डॉलर में $1 के बराबर, ये तो है 0.1 के आधार पर आपकी अपनी करेंसी का क्या वो है, $0.1 इज इक्वल टू कितना, फिर $1 इज इक्वल टू इसे करा गया जो भी उनका उस डेट का है, उस डेट पर ये जो वैल्यूएशन है उस दिन उस समय, तो US डॉलर की इक्विवेलेंट ये वैल्यूज निकाली गई हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, द एक्सचेंज रेट्स फॉर द जापानीज येन एंड द चाइनीज रेनमिनबी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी यूनिट्स पर US डॉलर। ये अब हम इसके और इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, एक्सचेंज रेट। ये तो ओन करेंसी में डिस्क्रिप्शन है, ये इस करेंसी का डॉलर में को US डॉलर के इक्विवेलेंट करा गया है। ये है $0.1 इज इक्वल टू दिस मच करेंसी यूरो की, और ये है $1 US डॉलर इक्विवेलेंट, $1 में कितना चाइनीज युआन जिस समय ट्रेड हो रहा है उस तारीख को वो है। ठीक है, उस तारीख को जो ट्रेड हो रहा है उस घंटे उस समय उसकी क्या वैल्यू थी डॉलर के टर्म्स में। अब आपने एक्सचेंज रेट निकाला इनके और इनके मध्य, ये एक्सचेंज रेट निकल गया, ये करेंसी है, ये इसकी करेंसी की का डॉलर के इक्विवेलेंट है, मतलब $1 बराबर इतना चाइनीज युआन, $1 बराबर इतना यूरो, और नहीं सॉरी ये 1 चाइनीज युआन बराबर इतना डॉलर, 1 यूरो बराबर इतना डॉलर। ठीक है, तो ये है डॉलर के इक्विवेलेंट, ये सारे डॉलर्स में वो है। अब डॉलर और इनकी करेंसीज का एक्सचेंज रेट निकालना है, तो चाइनीज युआन और जापानीज को तो इन्होंने निकाला है कि एक एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी यूनिट पर US डॉलर, तो जब हम पर US डॉलर तो हमने इसको इससे डिवाइड करा 1.0174 डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, तो आपको ये रेट निकल के आएगा, मैं इसे करके दिखाती हूँ। दिस इज इक्वल टू कितना है
1.0174 डिवाइडेड बाई, चूँकि डॉलर $1 है तो इसको मैं 0.15641 इसको हम एंटर करते हैं, क्या आया 6504491। तो इसको ये राउंडेड ऑफ फिगर्स होते हैं, तो 50449 का हो गया आपका ये 50444, फिर इस 9 का को इधर बढ़ा है 5 तो 45, फिर ये 0 हो गया। ठीक है, 6 डिजिट्स तक है, 5 ये हो गया, 6 डिजिट्स तक है तो 4 डिजिट 5, 6 डिजिट आपका 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया 45। तो ये फिगर आपका निकल कर आया इस तरीके से। इसी तरह से आप जैपनीज येन को देख लीजिए, दिस इज इक्वल टू 11.900 divided by 557 एंटर 109620009 का 2 हो गया और ये बाद में 0 होकर चलेगा। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से निकाला था। चाइनीज येन और जापानीज येन को हमने चाइनीज युआन इन टर्म्स ऑफ $1, जापानीज येन इन टर्म्स ऑफ $1। यूरो यूके पाउंड के रूप में हमने क्या करा है, 1 यूरो इज टू हाउ मैनी डॉलर्स, ये इन्होंने इस तरह से करा है। इसको हम कैसे करेंगे, 0.451658 divided by 0.38671 आ गया 1.16। तो केवल बस फॉर्मूले को ये देखिए 1.16795। ठीक है, यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया है, यहाँ पे एग्जैक्ट है। ये है कि ये है $1 बराबर कितने यूरो, ये है 1 यूरो बराबर कितने डॉलर। ये इन्होंने एक्सचेंज रेट निकाल दिया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये चूंकि डॉलर्स टर्म्स में अभिव्यक्त है कि एक चाइनीज युआन बराबर डॉलर के इक्विवेलेंट है इनकी ये जो करेंसी है, ये वैल्यू, या एक चाइनीज युआन इज इक्वल टू कितने डॉलर। तो डॉलर में सबको अभिव्यक्त कर दिया। ठीक है, इसीलिए 0.58 ये इक्वल ही आया है। तो $0.58 टू 0.58, एक युआन बराबर 1। इनका एवरेज कर लिया, इनको जोड़कर ये चूंकि डॉलर के इक्विवेलेंट है, इनका आपने सम कर लिया। तो ये जो सम आया है 1.41 है। ठीक है, कि ये जो सम है यही आपका SDR है। ठीक है, इसी को हम SDR कहते हैं, यानी कि हर एक करेंसी की यूनिट डॉलर वैल्यू हमने निकाली, यूनिट डॉलर वैल्यू, फिर उन सबको पांचों को जोड़ दिया, वो आपका जोड़ है सम ऑफ एवरेजेस। ये सारे एवरेजेस हैं वन करेंसी के,
इन टर्म्स ऑफ डॉलर और उनको हमने सम कर दिया, ये है SDR। तो $1 इज इक्वल टू SDR। हाँ, ये जो सम है इसका जो इनवर्स है वो SDR कहलाएगा। जैसे ये सम है $1.41, इसको हम क्या करेंगे 1/1.41, ठीक है, 1/1, यानी कि SDR क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस सम ऑफ एवरेजेस, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा 1.141 कर दिया तो हमें SDR की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, SDR की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। तो ये क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू SDR 0.76, ठीक है। इसको आप भाग कर सकते हैं, मैं एक बार आपको फिर से दिखाऊं। दिस इज इक्वल टू 1/1.41 6220। ये आ गई आपकी वैल्यू। ये क्या है, SDR की वैल्यू 706105। तो $1 इज इक्वल टू SDR 0.706, या SDR इज इक्वल टू $1 1.41। इसीलिए हमने कहा SDR की जो वैल्यू है वो डॉलर से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये हो गया आपका SDR की गणना। अब क्या है कि कौन सी करेंसीज को हम बास्केट में क्यों लेते हैं, उसका क्या आधार है, तो उसका आधार आपको, ये आपको मैं बड़ी स्लाइड में दिखाऊं, ये कहा गया है कि ए मेंबर्स करेंसी दैट द IMF डिटरमिन्स इज वाइडली यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। मैंने कहा ना, जो बेस्ट 5 ट्रेडर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेडर्स कंट्रीज, उनको उनकी करेंसी को आपको शामिल कर लिया गया। बेस्ट 5 का मतलब है जिनका वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत हाई है, एंड इज वाइडली ट्रेडेड इन द प्रिंसिपल एक्सचेंज मार्केट्स। जो इनके प्रिंसिपल एक्सचेंज मार्केट्स हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड और न्यूयॉर्क एक्सचेंज मार्केट, उन सब में बहुत ज़्यादा इनकी ट्रेडिंग होती है। तो इनका ये लोग इंडेक्स कर दिया, रेटिंग कर दी, उनको छांट लिया, ठीक है। तो ये तो था आपका कि किन करेंसीज को हम शामिल करते हैं और किन को नहीं। अब ये जो आपकी IMF की होल्डिंग्स हैं SDR की, इन पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ये नहीं कि जितना जमा कर दिया वो हमेशा उतना ही रहेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। लेकिन जब आप उस एलोकेशन से कुछ पैसा निकाल लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना भी पड़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट देना भी पड़ता है और मिलता भी। ये जो इंटरेस्ट रेट है, SDR की वैल्यू पर डे, सॉरी, एक चीज मैं इसमें बताना भूल गई, ये जो डॉलर की वैल्यू ये जो निकली है, ये पर डॉलर के टर्म्स में, मतलब एक चाइनीज युआन 12 बजे ट्रेडिंग, जैसे सपोज करो 12 घंटे ट्रेडिंग हुई तो उसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। ये मिड पॉइंट वैल्यू, मिड टाइम वैल्यू, एक मिड पॉइंट वैल्यू होती है, मिड टाइम वैल्यू की 12 बजे नून ओ क्लॉक के अराउंड डॉलर टर्म्स में इन मुद्राओं की क्या वैल्यू थी। मिड पॉइंट है, मिड टाइम, नून के समय निकाला जाता है। ये देखिए क्या लिखा है, IMF Rule O2 defines the value of the US dollar in terms of the SDR as the reciprocal of the sum of the equivalents in US dollars of the amounts of the currencies in the SDR basket. Under current IMF procedures, each US dollar equivalent is calculated on the basis of the mid-market rates as provided to the IMF by the Bank of England based on spot exchange rates observed at around noon London time। जो GMT का टाइम है, जो 12 बजे का है, जैसे हमारे देश से 5 घंटे का अंतर है ना, वहां का जो 12 बजे का टाइम है, यानी कि तो अराउंड इसीलिए ले जाएगा कि कोई देश उस GMT के मीन टाइम से 5 घंटे आगे या पीछे, तो उस दौरान जो ट्रेडिंग हुई उसका जो उसकी जो स्पॉट एक्सचेंज के समय जो उसकी वैल्यू है
उसको ही मिड मार्केट वैल्यू यानी कि 12 भाई मार्केट तो आपका 12 घंटे 13 घंटे जो भी चला, तो मिड मार्केट रेट्स नून के समय जो वैल्यू रही, जो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर डे इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है कि इनकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, मुद्रा का इनका मूल्य घटता बढ़ता रहता है। तो उस समय जो वैल्यू होगी उसको डॉलर टर्म्स में यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया, इसीलिए इसमें और इसमें डिफरेंस है, आपको दिखाई दे रहा है। ये एक जनरल है, ये एट इट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ये है मिड मार्केट रेट्स हैं। 12 बजे मिड मार्केट हुआ तो उस समय जो रेट था, तो अराउंड का मतलब है वहां पर का नून और कंट्रीज का जो घंटों का है उसको देख लिया जाएगा। मान लो किसी का अपने हिसाब से उन्होंने करा तो उसको उसमें कन्वर्ट करके वो करेंगे, तो ठीक है। और इसको 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक निकाला जाता है, इसीलिए ये सब बड़ी बड़ी आपको फिगर्स दिखाई देगा। तो ये चीज थी वाइडली ट्रेडेड इन द प्रिंसिपल एक्सचेंज मार्केट्स, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ करेंसी इन डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि कोई करेंसी बास्केट उसमें आ गई और उस बाद के इस समय में मान लीजिए उसका ट्रेड में पार्टिसिपेशन कम हो गया या किसी भी वजह से कोई तो उससे उसका एक्सक्लूजन भी उस करेंसी का हो जाएगा, यानी कि उस करेंसी को बाहर भी निकाला जा सकता है। देखिए इसमें ये था क्या है 1974 में 1974 में इंट्रोडक्शन ऑफ 16 करेंसी, 74 में 16 करेंसी थी के एवरेज के आधार पे करा जाता था। फिर 1936 में केवल 6 करेंसी रह गई। 99 में इसमें 99 में क्या है, इस रिप्लेसमेंट ऑफ ड्यूश मार्क एंड फ्रेंच बाय द यूरो। 6 करेंसीज थी, 99 में 2 को यूरो से रिप्लेस कर दिया गया। 99 में डेशमार्क और फ्रांसिस फ्रैंक को यूरो से रिप्लेस कर दिया गया। अब 2015 में इस समय 2015 में इंक्लूजन ऑफ द चाइनीज रेनमिनबी इन अक्टूबर 2016 में चाइनीज रेनमिनबी को लेकर भाई 6 थी, 2 से 1 को कर दिया गया रिप्लेस यूरो को। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ड्यूश मार्क इनको हटाकर यूरो ही इसको यूरो से रिप्लेस करा गया, 4 रहे। और इसके बाद इस समय हमारे पास चाइनीज रेनमिनबी आ गया है, 5 करेंसीज, ठीक है 2015 में। तो ये है आपको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दिखाया जा रहा है कि किस आधार पर उनकी मतलब ये प्रक्रिया भी चलती है। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड वैल्यू, हमने कहा कि एसडीआर की वैल्यू तो मिड मार्केट रेट पर डे निर्धारित होगी, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है आपकी एसडीआर होल्डिंग पर वो वीकली डिटरमिन होता है, ठीक है, हर हफ्ते। ठीक, आईएमएफ का फंड क्रिएशन आपको शुरू में हमने बता दिया, ये सारी कंट्री आए, सबका कोटा निर्धारित हुआ, सबने जमा किया, ये आईएमएफ का फंड क्रिएशन हुआ, वहीं से आपको एलोकेशन होता है। इन नॉर्मल सिचुएशन अब इसमें है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, एसडीआर इज इक्वल टू आरटीपी इन नॉर्मल, यानी कि आरटीपी क्या है, कोटा ऑफ ए कंट्री माइनस आईएमएफ होल्डिंग इन द नेशंस करेंसी, यानी कि जो 25% आप जमा करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में वही आपका आरटीपी कहलाता है। इसे एसडीआर इज इक्वल टू आरटीपी कहते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कोटा कैसे निर्धारित होता है, एसडीआर का सृजन कैसे होता है, एसडीआर क्या है, कैसे उसकी हम गणना करते हैं, कोटा की क्या वैल्यू है, कोटे के आधार पर हमको वोटिंग पावर्स मिलती हैं, और हमको जो वहाँ पर हम रिजर्व करते जो डिपॉजिट्स करते हैं उस पर हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये एक तरह से आपकी जो कहते हैं ना कि हमने इसको क्यों फंड क्रिएट किया है, जो आपकी अदर ऑफिशियल एसेट्स हैं फॉरेन करेंसी में उन्हीं का एक एडिशन है ये, ठीक है। अब एसडीआर की भी कुछ विशेषताएं, ये आप में करेंसी नहीं है, हमने बार बार बता दिया, एसडीआर के रूप में कोई मुद्रा नहीं छपती है कि एसडीआर क्या यूनिट ऑफ अकाउंट कैलकुलेटेड वैल्यू है, ना ही ये कोई क्लेम है कि आप उसे लेंगे ही।
ये है पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ मेंबर्स। ये आपका एक पोटेंशियल क्लेम है जो आपने डिपॉजिट किया है, जिस रूप में डिपॉजिट किया है उस रूप में आपको मिलेगा, लेकिन कभी किसी विशेष परिस्थिति में मान लीजिए वो अमाउंट ना हो तो आपको मना भी किया जा सकता है। ये एक पोटेंशियल क्लेम है ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर हैं, जो बास्केट ऑफ करेंसी है, यदि आप पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर मुद्रा की डिमांड कर देते हैं तो हो सकता है आपको, यदि वो नहीं है वो बहुत यूनिक कंडीशंस होंगी, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, तो वो मना भी किया जाए। सपोज करिए कोई बैंक फेलियर है, जैसे बैंक वैसा ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी, IMF एक तो बैंकों का बैंक हो गया, बैंकों के बैंक का बैंक क्या है, कहीं हो, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे लोग जमा कर जाएं और हमने उस मुद्रा को कहीं यूज कर दिया है, तो इनका पोटेंशियल क्लेम है। हो सकता है जिस समय वो मांगे हम किसी को ना रिटर्न कर पाए, लेकिन रिटर्न करना है बाद में देंगे, लेकिन एट ए टाइम हो सकता है मना करते हैं, तो इसको हम शब्द कहते हैं पोटेंशियल क्लेम। ठीक, अब आइए इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड ऑन SDR। हमने कहा होल्डिंग्स एंड इनिशियल कंडीशन में जब आप मेंबर बनते हैं तो आपकी होल्डिंग और एलोकेशन बराबर होंगे। ठीक है, आपको इन होल्डिंग पर जब तक आपकी होल्डिंग्स रहेंगी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। जब आप उसको एलोकेशन पार्ट के रूप में SDR विड्रॉ कर लेंगे तो उस पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब आपकी होल्डिंग जितनी बची है उतना ही आपने एलोकेशन ले लिया, तो जितना आपने पेड किया उतना आपको रिसीव मिला, दोनों माइनस हो गए। ठीक है, ये क्या है, करेंटली द टोटल कोटा ऑफ SDR इज 477 बिलियन। ठीक है, SDR डॉलर के रूप में 692 है। ठीक, तो ये सारे देश हैं, है ना। अब इनका कोटा कितना है, चूंकि उनके यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो उसके इतने ये जब SDR जब हम लिखते हैं तो XDR लिखना है। ठीक है, इनका ये क्या मिलियंस में है, 82 करीब 83 मिलियन SDR इनके डिपॉजिट हैं। इनके 30 मिलियन 26 20 और ये भारत के हमारे यहाँ के 60 मिलियन 13 मिलियन वहाँ पर जमा है। तो ये जितने कंट्री हैं, मान लीजिए 189 कंट्रीज हैं, सबका जितना जमा है उनको हमने उनका वो 100 हो गया। अब उस 100 के अंदर कितना परसेंटेज शेयर है ये हमने देख लिया, तो ये हो गया आपका SDR का कोटा इन परसेंटेज। इसी के आधार पर आपके वोट डिटरमिन हो जाते हैं ना, परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स जितना है उससे कुछ ऊपर नीचे ये आपके वोटिंग राइट्स हो जाते हैं। ठीक है, वोट 100 में है, ये जितना है उसको 100 में करके उसका परसेंटेज निकल गया, तो उनका शेयर हो गया कि किसका कितना है, ये आपके वोटिंग राइट्स हैं। ठीक, तो उसी के आधार पर आपको वोट्स मिल जाते हैं। अब आप कहोगे वोट का क्या करना है, पैसे खर्च करके थोड़ी कोई वोट वो करता है, लेकिन होता है। मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए, और चूंकि वहाँ पर सारे राष्ट्र शामिल हैं ना, कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए और इतनी फंडिंग उस, मान लीजिए आपके पड़ोस, खैर मैं ये एग्जाम्पल नहीं दूंगी, और उनका प्रयोग कोई देश गलत रूप में करने लगे, आपको ऐसा भय, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसे मना करेंगे ना, जिससे वो फेल हो जाए, वहीं पे निष्प्रभावी हो जाए वो डिसीजन। अदरवाइज तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि जहाँ सारे राष्ट्र मिल गए वहां पर आपकी कोई सेइंग ना हो तो आप तो पूरे लॉस में आ जाएंगे ना, आपकी जो सॉवरेनिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो अपनी सॉवरेनिटी को भी इंटैक्ट करना है, अपनी वॉइस को रेज करना, या आप कोई नया इशू वहां पर क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कुछ वैश्विक कल्याण हो, तो भी आप प्रस्ताव रख सकते हैं, उस बात को मनवा सकते हैं। तो दोनों ही तरह से होता है। ठीक है, तो अब क्या आगे, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एलोकेशंस। ये क्या है, मतलब होल्डिंग इज इक्वल टू एलोकेशन, यानी कि जितना आपने डिपॉजिट किया उतना आपका पोटेंशियल क्लेम बनता है। तो एन SDR एलोकेशन इज ए लो कॉस्ट वे ऑफ एडिंग टू मेंबर्स इंटरनेशनल रिजर्व। जैसे होता है ना, भाई हमने अपना GPF में भी जमा कर दिया, फिक्स डिपॉजिट भी करा लिया, एक PPF का भी अकाउंट खुला लिया है, एक मान लो कोई RBI अलग से कहे जी यहाँ का फंड है, तो अब वहां से क्या होगा, और जैसे मान लो आपने FD तो बना ली, अब आप जब बैंक से लोन लोगे उसमें पता चले 9-10% इंटरेस्ट रेट है। अब हमने सोचा भाई चलो RBI ने भी एक क्रिएट कर रखा है, उसमें भी जमा कर देते हैं, वहां से क्या आपको 2% पे लोन मिल रहा है। तो इसलिए IMF में आपका कोटा और अभ्यंश होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो बहुत लो कॉस्ट में आपको
प्रोवाइड कराता है बाद में। ये तो SDR एलोकेशन हो गया, उसके बाद आप उससे लोन वगैरह भी ले सकते हैं। कंसेशनल लैंडिंग मिलती है, पर्पजिव लैंडिंग है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जिस पर 1% से कम का भी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी जो, अगर मान लीजिए आप IMF से नहीं ले रहे हैं तो अब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मान लीजिए आपको डेफिसिट है, आपको किसी कंट्री को पेमेंट करनी है, उसी टाइम पे नहीं है तो आप लोन लेंगे। अब डोमेस्टिक से या किसी इंडिविजुअल कंट्री से लेंगे तो वो आपको बहुत हाई रेट पे फंड उपलब्ध कराएगा, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, जबकि IMF बहुत ही लो कॉस्ट में इन चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो IMF है, बहुत सारी इनकी मैंने बताया कि कंसेशनल लैंडिंग्स भी है। जैसे आपको अपने आप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम चलाने हैं, अब वो 3-4 तरह की हैं कि कंसेशनल है और टारगेटिव, 2-3 नाम है, मुझे समय याद नहीं आ रहे। किसी पर 2% इंटरेस्ट रेट है, कभी वो पूरा लोन वेवर भी कर देते हैं। कोई बहुत देश है, कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई उस देश पर, मान लीजिए वो जैसे गुजरात में भुज हो गया था नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई लोन लिया गया है और वो रिपेमेंट के वक्त वही देश ध्वस्त हो गया तो ऐसी कंडीशन में वहाँ लोन माफ भी हो जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, उसमें 85% जो जितने भी कंट्रीज़ हैं जिन्हें वोट देना है उनका 85% कंट्रीज उस पर सहमत होंगे, तभी ऐसा होता है। कंसेशनल लैंडिंग्स में है, जैसे आपको अपने आप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम चलाने हैं, जैसे आपको मनरेगा चलाना है, आपको रोड्स बनानी है और PMRY कोई योजना चलानी जिससे कि जो इस समय अनैच्छिक बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी दिया जा सके और साथ में एसेट क्रिएशन भी हो सके, तो इससे उनकी पॉवर्टी रिमूव होगी, इधर एसेट क्रिएट होगा। तो इन सब के लिए जो इतना लार्ज स्केल पे फंड होता है वो आप IMF से ले सकते हैं, लेकिन फंड लेना है फिर उसके प्रिंसिपल को, अब वो बहुत कंसेशनल होता है और उसको समय पर आपको सारा पेमेंट भी करना है। ठीक है, तो ये है IMF में मेंबर बनने के फायदे। आपके वोटिंग राइट्स हैं, आपको कंसेशनल लोन्स मिल जाते हैं, फंडिंग्स मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये तो चलिए पॉवर्टी रिडक्शन वगैरह प्रोग्राम तो आपकी अपनी ओन करेंसी में होते हैं, इसके लिए फॉरेन करेंसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो काम बेसिकली फॉरेन करेंसी में होने उसके लिए तो IMF की ही शरण में आपको जाना पड़ेगा। आप किसी पर्टिकुलर कंट्री से मांगते हैं पैसा ना दे, लेकिन IMF क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ वो चीज़ें शर्तों के तहत चलती हैं। इंडिविजुअली जो कंट्रीज होते हैं वो किसी शर्त से नहीं बंधे हैं, वो पेट्रोनेज पे होते हैं, आपके संबंध पे होते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उनके रूल्स होते हैं, है ना, एक रिलेशंस होते हैं एक रूल्स के अंदर, जब हम रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं तो वो सब पे एप्लीकेबल होते हैं और वो माने जाते हैं, सब उसको फॉलो करते हैं। तो वहाँ से वो कंडीशनल लोन तो होता है, लेकिन उसमें आपको मिलने की चांसेस 100% होते हैं। ठीक है, तो ये है फायदे। अब SDR का प्रयोग कब कब किया गया है, लोगों ने, देश इसको प्रायः नहीं निकालते हैं, क्योंकि जितने आप होल्डिंग से पैसा निकालते रहेंगे आपका एलोकेशन पार्ट कम हो जाएगा, उतने वोटिंग राइट्स आपके कम होते रहेंगे। ठीक है, तो ये है 70, 72, 79 तो 2009 इन समय ये जनरल स्पेशल लिखा गया है ना, कि कभी जनरल कैलेमिटी जैसे साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस 2009 में आई थी, तब SDR का प्रयोग किया था विभिन्न देशों ने। कभी जो होते हैं पर्टिकुलरली कंट्री में क्राइसिस आ गई तो लोग निकालते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो था, ये है IMF का कैसे काम होता है। वहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काउंसिल है, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सारी चीज़ें इनको ये G7, G20, G24 आप सुनते हैं ना, नेशंस का जो समूह है, ये सब इसके मेंबर हैं। समूह भी अपने आप में, इंडिविजुअल कंट्री भी मेंबर है, समूह के रूप में भी मेंबरशिप है, ये सब इनको सलाह देते हैं, फिर नियमों वो पॉलिसीज एग्जीक्यूट होती हैं। अब आइए, क्या कोटा जो अध्यक्ष इनिशियली बना दिया गया है, क्या उसमें किसी तरह के परिवर्तन आ सकते हैं? तो IMF का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो हर नियमित टाइम अंतराल के बाद, जो कि 5 साल रखा गया है, के बाद कोटा का रिव्यू करता है कि ये कितना कोटा है, और इसे जनरल कोटा रिव्यू। एक तो इंडिविजुअल कोटा तो सबका फिक्स है ही है, जो जनरल कोटा है
जो निर्धारित है उसके ऊपर हर 5 साल बाद भाई सबकी जीडीपी वेरिएबल है, जितने भी उसके वेरिएबल सारे फ्लोटिंग है। तो जिस समय आप बने वो उसके बाद समय परिवर्तन आता जाता है। तो ये होता है कि क्या कोटा को चेंज करा जाए, तो एवरी 5 ईयर्स के बाद इस पर रिव्यू होता है और प्रपोजल्स आते हैं। तो उस पर सहमति के लिए जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें से 85% मेजोरिटी को वोट देना होता है। ठीक है, अब यूएस का चूंकि वोटिंग शेयर सबसे 17-18% के पास है, तो उसका होना और उसके साथ 2-4 और मिल जाए, हाँ भाई 85 की मेजोरिटी है, 16% तो उसी के पास, उसका एक वोट 16% को काउंट करता है, वो हट गया तो सामान्यता प्रस्ताव पारित होने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका शामिल होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से तो जनरल कोटा बढ़ेगा। अब मान लीजिए जनरल कोटा बढ़ भी गया सबका और कोई पर्टिकुलर कंट्री वो अपना कोटा नहीं बढ़ाना चाहता, हो सकता है उसके पास उस समय रिसोर्सेज ना हो इतने, तो उसकी सहमति के बिना वो कोटे को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तीसरी चीज एक और है, मान लीजिए जनरल कोटा ना बढ़े और कोई देश पर्टिकुलरली अपना कोटा बढ़वाना चाहे, तो ऐसा हो सकता है यदि जितने मेंबर कंट्रीज हैं उसमें से 85% वोटिंग के आधार पर उसके समर्थन में वोट पड़ जाए, तो ऐसा हो सकता है। जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण ने जो 15th जनरल रिव्यू हुआ था, चलिए अभी हम आगे बात करेंगे इसकी। हाँ, 14 जनरल रिव्यू हुआ जो दिसंबर 2010 में हुआ था, और इसकी कंडीशंस को एंड कंडीशंस फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ कोटा इंक्रीजेस वर मेट ऑन जनवरी 26, 2016। 15 जनरल रिव्यू 2019 में हो चुका है, अब 24 में होगा। तो 15th जनरल रिव्यू में ये जो 14 जनरल रिव्यू था, इसमें कोटा को द 14th review delivered a package of far-reaching reforms of the IMF's quotas and governance, doubled quotas to SDR 477 billion। तो ये 2015 में 14 जनरल रिव्यू के बाद 2016 में जब इसकी कंडीशंस मीट हो गई, तो SDR का जो वॉल्यूम है 477 बिलियन तक बढ़ गया। ठीक है, और अब ये जो कोटा बढ़ता है, शिफ्ट ऑफ कोटा शेयर, शिफ्टेड मोर देन 6% ऑफ कोटा शेयर्स फ्रॉम ओवर रिप्रेजेंटेड टू अंडर रिप्रेजेंटेड मेंबर कंट्रीज। जैसे जब हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो दो तरीके होते हैं, या तो आप इक्वी प्रोपोर्शनल हो, जितने मेंबर कंट्रीज हैं तो जो भी राशि बढ़ी उसको जितने मेंबर कंट्रीज थे सेम सबका 2% बढ़ा दिया, एक तो ये इक्वी प्रोपोर्शनल हो गया। एक होता है स्पेसिफिक, होता है कि किसी का हमने बढ़ाया, किसी का कम बढ़ाया, किसी का जो एक स्पेसिफिक हो गया कि जिस अनुपात में प्रेजेंटली कोटा है उसी अनुपात में सबको देना। जैसे यूएस का ज्यादा है तो जो इंक्रीज्ड अमाउंट है उसमें से यूएस का शेयर ज्यादा हो गया बाकी का जिस अनुपात में है। इक्वी प्रोपोर्शन में सबको इक्वल साइज में बढ़ा दिया गया, तो ये होता है। और एक होता है टारगेट, होता है कि हमने किसी जो कंट्री अंडर रिप्रेजेंटेड हैं उनको ज्यादा कर देना और जो ओवर रिप्रेजेंटेड है उनको कम कर देना, ये भी होता है। तो इस तरह से कोटा शेयर्स डिफर करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कंट्रीज हैं जिनका जो एक्चुअल जो नॉमिनेटेड कोटा है कैलकुलेट, वो उसकी तुलना में जो एक्चुअल कोटा है वो बहुत कम है, शायद वो उतना जमा न कर पाए हों, तो वो अंडर रिप्रेजेंटेड कहलाते हैं। या जीडीपी के आधार पर, मतलब जितना उनका वो तो कोटा निर्धारित हो गया कि जितना एक्चुअल है उनका उससे कम यदि उनका डिपॉजिट है किसी भी वजह से, तो वो अंडर रिप्रेजेंटेड कहलाते हैं। ठीक है, इस समय जो कुछ हुआ उसमें से जो बढ़ा है इसका 6% से ज्यादा शेयर उनको मिल गया। आपको जो डायनामिक इमर्जिंग मार्केट है, चाइना, ब्राजील, ये सारे लोग, तो इस वजह से सबकी पोजीशन में बहुत अंतर आया। ये जो एमर्जिंग इन IMF, चेंज इन रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बाय IMF कोटा आफ्टर लेटेस्ट रिफॉर्म्स। पहले क्या था, जब यूएस हमेशा 1 नंबर पे है, जापान की पोजीशन इंटैक्ट है 2 से 2, चाइना जो पहले 6 नंबर पर था, और चूंकि एमर्जिंग मार्केट्स को शेयर ज्यादा दे दिया गया है, इसके पास कम आया तो ये 3rd नंबर पर आ गया। नहीं सॉरी, इसके पास पैसा, ये एमर्जिंग मार्केट्स में तो इसको शेयर ज्यादा मिला, तो पहले 6 पे था, अब 3rd पर आ गया। जर्मनी का शेयर घटा 3 से 4थे नंबर पर, फ्रांस 4 से 5 पे, ये भी गिर गए। ठीक है,
यूके 4 से 5 पे आ गया, इटली की पोजीशन इंटैक्ट, इंडिया की बढ़ गई है, इसको कोटा अभ्यंश इसका बढ़ गया तो 17वें नंबर 11वें नंबर पर था, अब वो 8वीं पोजीशन इसने हासिल कर ली। तो कोटा बढ़ने से ये फायदे होते हैं आपके। अब आइए, अभी इंडिया लास्ट बोरोड मनी फ्रॉम द आईएमएफ से भारत ने 1993 में बोरोइंग की थी लास्ट, उसके बाद से कुछ नहीं ली और उसने बाई 2000 तक आकर अपनी सारी आउटस्टैंडिंग्स को रिपेमेंट कर दिया है। हाउएवर इंडिया डजंट जस्ट रिप्रेजेंट इटसेल्फ, इंडिया के रिप्रेजेंटेशन में 3 कंट्रीज और है, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। तो जब इंडिया का शेयर बढ़ता है तो इन तीनों की आवाज़ भी इसके पीछे पीछे बुलंद होती है। एन इंक्रीज इन ये बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका, एन इंक्रीज इन कोटा देयरफॉर विल नॉट जस्ट बेनिफिट इंडिया बट ऑल्सो अदर 3 कंट्रीज टू। तो आपको इन सबकी अगर इकोनॉमी को मिलाया जाए तो इसलिए भारत अपना शेयर और बढ़ाना चाहता है, जिससे मिलाकर 4 कंट्रीज की आवाज़ बन जाए। अब कोरोना महामारी से जो वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ है उसमें आईएमएफ में फिर से कोटा बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन जिसे 2 देशों ने वीटो करके मना कर दिया, वो थे अमेरिका और भारत। निर्मला सीतारमण जी ने ये चिंता जताई कि अगर इस रूप में हमने कोटा बढ़ाकर इससे ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए इसके थ्रू बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्शन हो सकता है, जो कोटा से ज़्यादा अगर मान लीजिए किसी ने डेट ले लिया या तो उसका वो जो है एक्सटेनियस पर्पसेस में यूज, मतलब अदर देन द स्पेसिफिक पर्पस से हट कर वो उसका प्रयोग कर सकते हैं इस फंड का। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को कि एलोकेशन को कम करने को बढ़ाने की सजा वो सलाह नहीं दी। तो इसके लिए G20 नेशंस ने कहा, G20 नेशंस ने इसका दूसरा विकल्प वो दिया कि जो पूरेस्ट कंट्रीज हैं उनके डेट को इस दौरान माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको सबने वेलकम किया क्योंकि कोरोना में बहुत ज़्यादा वित्तीय संकट पड़ा इकॉनमी पे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारा जब प्रोडक्शन ख़त्म हो ही फ्रीज होने लगा, एक तरह से ख़त्म होने लगा, तो जब प्रोडक्शन नहीं है तो किसका लेन देन होगा, कहाँ से रेवेन्यू आएगी, कहाँ से आप करेंगे। और इसके अलावा खर्चे इतना, वैक्सीनेशन, पीपी किट, जो बेरोजगार हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत सामग्री देना। ठीक, तो ये इन चीज़ों का एक लेमैन जो है हम लोग जो इनका अनुमान नहीं लगा पाते, इसलिए हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती। बहुत ही इसका वॉल्यूम है, करोड़ों की जनसंख्या। पहले आपके पास जितना खाद्यान्न था सारा बांटा गया, उसके बाद कम हुआ तो उन लोगों को और तरह से सब्सिडी दी जा रही है। रिवाइवल पैकेज जो बना है वो क्या है कि बैंकों के थ्रू बहुत कंसेशनल ये कितने सारे लोन्स वगैरह सब प्रोवाइड कराने गए कि आप इतना लोन 50,000 उनको दे दीजिए अपना स्वरोजगार आरंभ करने। तो ये सब फंड कहाँ से आता है? आप ये थोड़ी कि नोट छाप देंगे, ऐसे नहीं होता। उससे तो बहुत ज़्यादा फिर प्राइसेस बढ़ेंगे यदि आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं है। तो वहीं से आपको IMF से ही ये सारी चीज़ें जो वहीं से आप अपना पैसा निकालते हैं एलोकेशन के, जिसे हम एलोकेशन जो आपका है आप वहीं से अपना पैसा निकालेंगे।